स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पर, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हाय एवरीवन, वेलकम टू विज्ञान वृक्ष। तो हम लोग गैसियस स्टेट का टॉपिक स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें अभी तक तो कंप्लीट कर ली हैं, बट आज हमने लास्ट क्लास में सीखा था उसी का कंटिन्यूएशन में है आज का लेक्चर। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि हमने लास्ट क्लास में सीखा क्या क्या है। लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? आइडियल गैस और रियल गैस के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, वहाँ पे हमने आइडियल गैस और रियल गैस के बारे में क्या क्या देख लिया था। जैसे आपने बोला कि आइडियल गैस क्या होती है कि जो हर एक टेम्परेचर, हर एक प्रेशर पे चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ और इन्हीं के कॉम्बिनेशन से जो आपकी बनती है आइडियल गैस इक्वेशन, उसे फॉलो करती है, वो होती है आपकी आइडियल गैस इक्वेशन। फिर जब एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो ऐसा मिला कि जो आपके पास गैसेज हैं वो आइडियल हैं ही नहीं, मतलब वो हर एक टेम्परेचर और प्रेशर पे कोई भी ऐसी गैस एग्जिस्ट नहीं करती जो इन तीनों लॉस को फॉलो कर रही हो। ठीक है, तो उन गैसेस को क्या नाम दे दिया गया? रियल गैस का नाम दे दिया गया। मतलब वो गैसेस जो एक लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर रीजन में ही इन तीनों लॉज को साथ के साथ गैस इक्वेशन को फॉलो करती हैं, उन्हें हमने क्या नाम दे दिया? रियल गैसेस नाम दे दिया। इतनी चीज हो गई थी। उसके बाद हमने क्या कहा कि जो हमने एक कर्व पढ़ा था ना, पीवी वर्सेस वी का, जब हमने ग्राफ प्लॉट किया था तो हमने कहा कि अगर हमारे पास गैस जो है वो आइडियल गैस है तो वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमारे पास मिलना चाहिए पैरेलल टू द एक्स एक्सिस जिस पे आपने प्रेशर लिया था। बट हाइड्रोजन, हीलियम ऑलमोस्ट लो प्रेशर रीजन में दिखा रहे थे आइडियल गैस जैसा बिहेवियर। ऑलमोस्ट मैंने बोला, एग्जैक्टली नहीं दिखा रहे थे, बट जो आपकी इजिली लिक्विफिएबल गैसेस थी, जो कि आपने CO2, CH4, SO2 की बात की थी, वो पहले नेगेटिव दिखा रही थी, फिर पॉजिटिव दिखा रही थी। मतलब इनका ये चीज बताने का क्या मतलब है कि जो आपकी रियल गैसेस हैं वो डेविएशन शो करती हैं आइडियल गैस के नेचर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उनकी रियल गैसेस के लॉज में जो डेविएशन थे वो तो हमने देख लिए। अब आज की क्लास में हम ये सीखने वाले हैं कि वो डेविएशन दिखाती क्यों है, क्या रीजन है जिसकी वजह से रियल गैसेस आइडियल गैस के साथ के कंपैरेटिव डेविएशन दिखाती हैं। ठीक है, उन लॉस को फॉलो नहीं करती एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पर, और साथ के साथ उस गैस इक्वेशन को भी फॉलो नहीं करती। ठीक है, तो उससे पहले थोड़ा सा समझते हैं। जैसे हमने बात की है रियल गैस की, तो हम क्या जानते हैं कि जो रियल गैस होती है हमारे पास वो एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पर ही गैस लॉस को फॉलो करती हैं। हाई टेम्परेचर पर ही फॉलो गैस लॉस। सही है इतनी चीज? ओके, इसका मतलब क्या है कि हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर कर दूं तो क्या गैस लॉ फॉलो नहीं होंगे? नहीं होंगे गैस लॉ फॉलो। इसका मतलब जो हमें पता है कि जो KTG है, ये गैस लॉ आपके कहाँ से बने हैं? KTG के एजम्पशन से बने हैं। तो KTG जो है, जो कि आपका एजम्पशन दिए गए थे, वो गैस को आइडियल गैस कंसीडर करते हुए दिए गए थे। ये चीज हमने पढ़ी थी। और आइडियल गैस क्या कहती है कि जो एवरी टेम्परेचर एंड प्रेशर पर गैस लॉ को फॉलो करे, वही तो होती है। अच्छा, तो इससे क्या हमने पता किया कि जो रियल गैस है वो सिर्फ लो टेम्परेचर, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पर ही गैस लॉ फॉलो कर रही है, ही गैस लॉ ओबे कर रही है, गैस लॉ फॉलो कर रही है। पर हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर कर दिया जाए तो फिर गैस लॉ फॉलो नहीं हो रहे। ठीक है, पर KTG तो कहती है कि हर एक टेम्परेचर प्रेशर पर ऐसा होना चाहिए। इसका मतलब कि KTG सिर्फ लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर ही सही है, हाई टेम्परेचर पर ही इसके कॉन्सेप्ट सही है, हाई टेम्परेचर पर ही इसके कॉन्सेप्ट हैं, या जो अजम्पशन है आप जिसे बोलते हो, इसके जो अजम्पशंस हैं वो सही है। कब? जब आपका प्रेशर कम हो और टेम्परेचर ज़्यादा हो। अगर इसका रिवर्स करते हो, दैट मीन्स अगर आप हाई प्रेशर लेते हो, लो टेम्परेचर करते हो, तो फिर ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब KTG के कौन से अजम्पशन में गड़बड़ी आ रही थी? दो अजम्पशन में गड़बड़ी आ रही थी। सबसे पहले तो KTG का जो वॉल्यूम वाला अजम्पशन लिया गया था, और दूसरा जो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन का अजम्पशन लिया गया था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन का अजम्पशन लिया गया था। कैसे गड़बड़ी आ रही थी इसमें देखते हैं। वॉल्यूम, इन्होंने क्या बोला कि जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो हम इन्हें नेग्लेक्ट कर सकते हैं, मतलब इनके वॉल्यूम को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस। ठीक है, बट ये चीज लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर तो सही है, क्योंकि मैंने बताया कि जो KTG है वो लो
लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर तक तो सही है, बट अगर मैंने प्रेशर बढ़ा दिया तो क्या तब वॉल्यूम नेग्लिजिबल होगा? आप सोचो, अगर आपके पास कोई गैस है, उसका पहले कुछ वॉल्यूम वी था, आपने प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम घटा, अब वॉल्यूम तो ऑलरेडी कम हो चुका है, तो उन मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को हम नेग्लिजिबल नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो इनके में गड़बड़ी आ रही थी वो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में थी। दूसरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन के बीच में थी। केटीजी क्या बोलती है कि मॉलिक्यूल में जितना भी प्रेशर और टेम्परेचर अगर एग्जर्ट करते हो आप, गैसेस पे कितना भी प्रेशर और टेम्परेचर एग्जर्ट करते हो, उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब उनके बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन नहीं लगता। ठीक है, पर अगर मैं प्रेशर बढ़ाती हूं तो फिर ऐसा नहीं होगा, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन जो भी होगा वो कुछ ना कुछ लगेगा। इसीलिए तो आपने क्या बोल दिया था कि केटीजी हमेशा आइडियल गैस के लिए सही है, और आइडियल क्या है? अजम्पशन है। ठीक है, तो हमें दो में करेक्शन करने हैं, एक तो वॉल्यूम में और दूसरा फोर्स, और फोर्स पर यूनिट एरिया ही तो हम प्रेशर निकालते हैं, मतलब प्रेशर में। अब थ्योरी पे आ जाते हैं। थ्योरी क्या बोल रही है? द डेरिवेशन ऑफ द गैस लॉ इज बेस्ड अपॉन द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो जो भी आपने गैस लॉ देखे हैं उन सबका वो कहाँ से डिराइव हुए हैं? केटीजी के अजम्पशन से डिराइव हुए हैं, और जो कि बेस्ड है कुछ अजम्पशन पे। ठीक है, इट मीन्स समथिंग रॉन्ग विद द सर्टेन अजम्पशन। क्यों? क्योंकि रियल गैस उन लॉज को फॉलो कर ही नहीं रही एट एवरी प्रेशर एंड टेम्परेचर पे, वो सिर्फ लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर ही फॉलो कर रही है। इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी है केटीजी के अजम्पशंस में। सर्टेन अजम्पशन एट हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर। ठीक है, समथिंग रॉन्ग कब है? देखो, समथिंग रॉन्ग कब है? एट हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर। ठीक है, द फॉलोइंग टू अजम्पशंस ऑफ ये आर फॉल्टी, मतलब इनमें कुछ गड़बड़ी है। केटीजी क्या बोलती है? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। ये केटीजी बोलती है। केटीजी आइडियल गैस के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी। क्या कहा इन्होंने? कि जो वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल है वो ओवरऑल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस के कंपेयर में नेग्लिजिबल है, क्योंकि हमने उसमें उसके अजम्पशन में इनको क्या मान रखा है? पॉइंट मास मान रखा है, मतलब बहुत छोटे छोटे हैं, लिखा हुआ भी वहां पे था। वो मिलकर के एक स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर के बने हुए होते हैं जिन्हें हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, तो वो इतने छोटे हैं कि हम उनके वॉल्यूम को नेग्लिजिबल कर सकते हैं। ठीक है, वही चीज लिखा है, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। पहली चीज ये, अभी हम केटीजी के अजम्पशन की ही बात कर रहे हैं। सेकंड है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन उनके बीच में लगता है। केटीजी ऐसा बोलती है कि आप कितना ही प्रेशर टेम्परेचर बढ़ा घटा लो, उन पर कोई भी, उनके बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं लगता। दैट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल, उसे भी हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। बट ये अजम्पशन जो इन्होंने लिए हैं, जो इन्होंने कंसीडर किए हैं, वो जो हमारे गैसेस प्रेजेंट हैं उनके लिए सिर्फ लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर ही वैलिड है। अगर मैं प्रेशर बढ़ाती हूँ या फिर टेम्परेचर घटाती हूँ तो ये दोनों जो इनके अजम्पशन है ये फॉलो नहीं होते। क्यों नहीं होते? रीजन दे रखा है। क्यों? क्योंकि पहली चीज, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स नॉट बी नेग्लिजिबल। अगर आपने प्रेशर बढ़ाया है तो मॉलिक्यूल्स करीब आए हैं तो उसकी वजह से क्या होगा? उनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन लगा है, आप उसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। सेकेंड चीज, जो वॉल्यूम, अगर आपने प्रेशर बढ़ा दिया तो वॉल्यूम डिक्रीज कर गया। अब ऑलरेडी गैस ने कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है और उसमें आप उन मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मे बी सो स्मॉल, कि वो इतना छोटा है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, यहां तक हो गया। ओके, अभी आगे चलते हैं। ये चीज तो हमने रीजन पढ़ लिए, ये कॉज थे इसके कि क्यों रियल गैस जो है वो आइडियल गैस की तरह बिहेवियर शो नहीं करती, उनके रीजंस ये थे। नेक्स्ट है वंडर वॉल इक्वेशन। जैसे मैंने बोला कि रियल गैस जो है वो ना तो हर एक टेम्परेचर प्रेशर पे चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ साथ के साथ आपकी जो गैस इक्वेशन बनती है उनको फॉलो करती है। तो एक पर्टिकुलर प्रेशर जो कि आपका लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर होता है उस पर मतलब फॉलो करती है आइडियल गैस इक्वेशन को। ठीक है, वही चीज इन्होंने दी है। तो जो आइडियल गैस इक्वेशन है उसमें कुछ करेक्शन किए। किसने? ये जो जेडी वैंडर वॉल है इन्होंने कुछ करेक्शन किए, और जब करेक्शन करने के बाद जो नई गैस बनी, जो नई इक्वेशन बनी है वो फिर हर एक टेम्परेचर और
और प्रेशर पर आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती है और लॉस को फॉलो करती है। एज द आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल्स टू एनआरटी इज नॉट ओबेड बाय द रियल गैस, वो ओबे नहीं कर रही थी। इसकी वजह से क्या किया गया, जो जेडी वैंडरवाल थे इन्होंने क्या किए, कुछ करेक्शंस किए। किस में करेक्शन किए, पहला तो इन्होंने वॉल्यूम में करेक्शन किया, क्योंकि केटीजी के अजम्पशन में एक तो वॉल्यूम में गड़बड़ी आ रही थी और दूसरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन में आ रही थी। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर हम फोर्स पर यूनिट एरिया की बात करते हैं तो वही चीज प्रेशर होती है। दैट मीन्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स, इन दोनों में करेक्शन किया और उनको जो करेक्टेड फॉर्म बनी उसे ही क्या नाम मिल गया, वैंडरवाल इक्वेशन मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा, अब इन्होंने वॉल्यूम में करेक्शन कैसे किया, ठीक है, वो समझ लेते हैं। जैसे आपके पास, अगर आप सपोज करते हो आपके पास आइडियल गैस है, ठीक है, तो वो तो बहुत पॉइंट मास है, एकदम बहुत छोटे छोटे हैं, ये इस पूरी बीकर में फैले हुए हैं। अगर मैं क्या कर दूं, इनको एक पास ले आती हूँ क्योंकि ये बहुत छोटे हैं, ठीक है, तो इन्होंने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है और जो गैस का वॉल्यूम है वो ऑलमोस्ट सेम है, यानी जो वी गैस है वही वी बीकर के इक्वल है, या कंटेनर ले लो, उनके इक्वल है, क्योंकि ये वॉल्यूम बहुत छोटा है, ये बहुत छोटा वॉल्यूम है, ठीक है, जो इन गैस मॉलिक्यूल्स ने ऑक्यूपाई किया है। तो उनके रिस्पेक्ट में हम कंटेनर के रिस्पेक्ट में हटा सकते हैं, मतलब वी गैस ऐसे लिखते हैं, वी गैस जो वॉल्यूम ऑफ द गैस है उसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, गैस कैन बी नेग्लेक्टेड, इसका नेग्लेक्टेड इसका मतलब है कि इन गैस मॉलिक्यूल्स के, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे, इनके प्रेजेंट होने से इस वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बहुत छोटा है। अगर मैं रियल का ले लेती हूँ, रियल वाले में क्या होते हैं, वो हार्ड स्फीयर होते हैं और उनको आप ऐसे अलग नहीं कर सकते, मतलब अगर आप उनके वॉल्यूम को देखते हो तो ये कुछ ना कुछ स्पेस लेते हैं, कुछ ना कुछ जगह लेते हैं, तो इनके वॉल्यूम को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो इन्होंने वॉल्यूम कवर कर लिया है, जो ये रियल गैस के मॉलिक्यूल है, इन्होंने जो वॉल्यूम कवर कर लिया है, इसको आपको माइनस करना पड़ेगा टोटल वॉल्यूम में से, तभी आपके पास अवेलेबल स्पेस मिल पाएगा फॉर मूवमेंट ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। ये एक के लिए होगा, और यही जो बी आपका आता है, अभी हम डेरिवेशन से सीखेंगे, वो आता है आपके पास 4Vm, ठीक है। अगर ऐसे ही ये एक मॉलिक्यूल के लिए था, अगर आपके पास n मॉलिक्यूल होंगे तो उनके लिए आप क्या लिख लोगे, फॉर n मॉलिक्यूल V माइनस NB हो जाएगा, ठीक है। ये चीज अभी हम थ्योरी में समझते हैं। चलिए, क्या कह रहा है, सपोज V इज द एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द कंटेनर एंड B इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल। उस टाइम पे क्या होगा, जो आप PV इक्वल्स टू NRT लिखते हो, PV इक्वल्स टू NRT लिखते हो, इसमें जो V होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, या फिर आप ऐसे कह लो ऑक्यूपाइड वॉल्यूम बाय द गैस मॉलिक्यूल, मतलब गैस मॉलिक्यूल जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो चीज है ये यहाँ पे, ठीक है। कंटेनर का वॉल्यूम नहीं है, ये गैस मॉलिक्यूल ने जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया वो चीज है, ठीक है। क्या बोल रहा है, सपोज V इज द एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द कंटेनर, B क्या है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल है। उस टाइम पे अगर B गैस मॉलिक्यूल ने वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया, एक गैस मॉलिक्यूल ने, ऐसे देखो कि अगर आपके पास टोटल V था, एक गैस मॉलिक्यूल ने इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया, तो अब अवेलेबल कितना रह गया, उसके वॉल्यूम में से माइनस करना पड़ेगा, एंड दैट इज V माइनस B, और हेंस इन द आइडियल गैस इक्वेशन V रिप्लेस हो जाना चाहिए किससे, V माइनस B से, ठीक है। ओके, तो यही जो B है, जिसे इन्होंने नाम क्या दे दिया, को वॉल्यूम या फिर एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, को वॉल्यूम या फिर एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, ठीक है। ओके, फिर क्या बोल रहे हैं, एज मॉलिक्यूलर डायमीटर। अब ये डायग्राम से समझते हैं, जैसे आपके पास एक A मॉलिक्यूल ये था, एक मॉलिक्यूल B था, जब ये आपके कोलिजन करने के लिए आएंगे तो ये आपकी क्लोजेस्ट डिस्टेंस है जहां तक ये एक दूसरे को अप्रोच कर सकते हैं, दैट इज 2r। अब अगर एक मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट है, इसे मैं दोबारा से बनाती हूँ, देखो, अगर ये मॉलिक्यूल r डिस्टेंस का यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल ने जितना वॉल्यूम
अटेन किया होगा, जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होगा, उसे माइनस करना पड़ेगा टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर में से, तभी तो हमें स्पेस अवेलेबल मिल पाएगी। तो ये कितना वॉल्यूम आपको माइनस करना पड़ेगा वो देखते हैं। ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस थी 2r, ठीक है। तो इस 2r डिस्टेंस से जो भी, चाहे इधर की साइड या इस मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में इधर की साइड जो भी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड होगा उसको आपको माइनस करना पड़ेगा। कैसे? ये आपकी क्लोजेस्ट डिस्टेंस थी, यहाँ तक ही अप्रोच कर सकते थे, यानी ये जो मैंने डिस्टेंस ली है, ये जो डिस्टेंस ली है, यहाँ तक का अप्रोच पॉसिबल था, ठीक है। इसके अंदर नहीं जा सकते थे मॉलिक्यूल, इसके अंदर अप्रोच नहीं पॉसिबल था। तो जब ये एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो बाकी मॉलिक्यूल्स के लिए कितना अवेलेबल स्पेस हो जाएगा, जो इस 2r स्फीयर ने वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर दिया होगा उसको माइनस करने पे मिलेगा। वही चीज लिखी है यहाँ पे, एज मॉलिक्यूलर डायमीटर इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू मॉलिक्यूल्स, ठीक है, टेकिंग पार्ट इन द कोलिजन। ये जो कोलिजन में पार्टिसिपेट करने आ रहे हैं, इनका जो क्लोजेस्ट अप्रोच है वो डिस्टेंस कितनी है, इनका मॉलिक्यूलर डायमीटर है। Thus the centers of the two molecules can not approach, इससे ज़्यादा और पास नहीं आ सकते, कैन नॉट अप्रोच क्लोजर देन अ मॉलिक्यूलर डायमीटर। ये जो मॉलिक्यूलर डायमीटर आपका 2r बना है, इससे ज़्यादा अप्रोच इनकी नहीं हो सकती, इससे मतलब इनके और करीब नहीं आ सकते, यही मिनिमम डिस्टेंस है। इफ r इज द रेडियस ऑफ द मॉलिक्यूल देन इट इज क्लियर दैट द वॉल्यूम इन विच द सेंटर्स ऑफ द टू मॉलिक्यूल कैन नॉट मूव, सेंटर्स ऑफ द टू मॉलिक्यूल कैन नॉट मूव इज इक्वल टू द स्फीयर, जो आपने ये 2r रेडियस का बनाया है उसका। तो वॉल्यूम कितना एक्सक्लूड करना पड़ेगा, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर ए पेयर ऑफ मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा, 4/3। स्फीयर के लिए कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई, और r आपके लिए क्या हो जाएगी इस टाइम पे, 2r क्यूब। ये पेयर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए था, तो एक मॉलिक्यूल के लिए कितना करना पड़ेगा, इसका हाफ इंटू 4/3 पाई 2r क्यूब। इसे मैं क्या लिख दूं, 1/2 इंटू 4/3 पाई इंटू 8r क्यूब, और ये हो गया 4, यानी 4 इंटू 4/3 पाई r क्यूब, यही हो गया 4 इंटू Vm। और Vm क्या है आपके पास, वॉल्यूम ऑफ द वन मॉलिक्यूल। ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल। ठीक है, इतना तो एक्सक्लूड करना पड़ेगा एक मॉलिक्यूल के लिए। अगर आपके पास n मॉलिक्यूल है तो फिर कितना एक्सक्लूड करना पड़ेगा, 4n इंटू Vn। और यही चीज आपके पास क्या हो जाती है, B हो जाती है। सही है, जो आपने इधर B लिखा है, ये B की वैल्यू क्या है, 4Vm है, ठीक है। ओके, ये हटा देते हैं। नेक्स्ट, ये तो हमने सीखा था। फिर नेक्स्ट क्या है, करेक्शन ऑफ द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन, और फोर्स पर यूनिट एरिया जो अप्लाई होता है उसे आप प्रेशर बोल देते हो। मतलब इन्होंने प्रेशर में कैसे करेक्शन किया वो समझ लेते हैं। जैसे आपके पास ये कोई एक कंटेनर है जिसमें एक मॉलिक्यूल ये है जो इसके अंदर है, कंटेनर के अंदर प्रेजेंट है, तो इस मॉलिक्यूल पे जो भी इसे सराउंड कर रहे होंगे मॉलिक्यूल, वो कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ये जो आपको डायग्राम में दिया हुआ है, जिसकी वजह से क्या होगा, इसका जो नेट मूवमेंट होगा वो जीरो हो जाएगा। मतलब ये बाकी के मॉलिक्यूल्स पे अब जो फोर्स अप्लाई करेगा वो कितना होगा, जीरो होगा। दैट मीन्स इस मॉलिक्यूल की वजह से जो भी प्रेशर एक्सर्ट होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर ये वॉल्स पे प्रेजेंट है मॉलिक्यूल्स, ये जो आपकी कंटेनर है, ये वॉल ऑफ द वेसल है, इस पे अगर प्रेजेंट है तो इनको एक अंदर की तरफ कुछ ना कुछ पुल मिलेगा, अंदर की तरफ पुल मिलेगा, क्योंकि जो अंदर इनसाइड मॉलिक्यूल है वो इसे खींच रहे होंगे, जिसकी वजह से जो ये प्रेशर फ्री होते टाइम अप्लाई कर पा रहा था इनकी वॉल्स पे, उससे कुछ कम मिलेगा। मतलब अगर ये मॉलिक्यूल फ्री होता, अंदर कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन ना लग रहा होता, तो ये ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करता ऑन दी वॉल्स ऑफ द वेसल। अभी क्या हुआ, जो अंदर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो इन्हें अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिनकी वजह से उसमें उस पर एक इनसाइड अंदर की डायरेक्शन में एक फोर्स मिल रहा है, एक पुल मिल रहा है, जिसकी वजह से अब जो ये वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वो कुछ कम है। यानी जो इसका अभी प्रेशर आया है वो क्या है, कम है, जिसे आप स्मॉल p से लिख लो। ये स्मॉल p जो एक्सर्ट कर रहा है वो कम है जो फ्री होता उस टाइम पे वॉल्स पे एक्सर्ट करता उससे।
या फिर आप क्या कहोगे, आइडियल कंडीशन में जो प्रेशर है वो ज़्यादा है अब की कंडीशन में, दैट इज रियल कंडीशन में। इसे मैंने आइडियल क्यों बोला, क्योंकि आइडियल के केस में ही तो हम बोलते हैं कि उनके बीच में कोई भी मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लग रहा होता, मतलब वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। तो उस टाइम पे वो जितना वॉल्स पे एक्सर्ट कर रहे होंगे, क्योंकि कोई अट्रैक्शन रिपल्शन था नहीं, अंदर से तो उन्हें कोई खींचने वाला था नहीं, तो उस टाइम पे प्रेशर क्या आ रहा था, आपका कैपिटल पी आ रहा था। अभी क्या हो रहा है कि अंदर एक पुल मिल रहा है इसे, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल अंदर को खींच रहा है, और जो वॉल्स पे इसे प्रेशर एक्सर्ट करना था वो अब कम है। या फिर आप क्या कह लो कि जो आइडियल गैस के केस में प्रेशर था वो ज्यादा है इस वाले के केस से। यही चीज आपकी थ्योरी में लिखी है, अ गैस मॉलिक्यूल प्रेजेंट इनसाइड द कंटेनर इज अट्रैक्टेड बाय ऑल द मॉलिक्यूल सराउंडिंग इट। जो भी उन्हें सराउंड कर रहे हैं उनकी वजह वो उन्हें अट्रैक्ट कर रहे हैं, उस मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एक्सर्टेड ऑन सच अ मॉलिक्यूल बाय द अदर मॉलिक्यूल इज जीरो। ठीक है, एंड द मॉलिक्यूल प्रेजेंट नियर द वॉल ऑफ द कंटेनर फील सम इनवर्ड पुल, जिसकी वजह से एक यहाँ पे टर्म यूज हुआ है ड्रैगिंग का, ड्रैगिंग बैक ऑफ द मॉलिक्यूल्स, जिसकी वजह से जब ये इन्हें अंदर की तरफ खींच रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, thus the effect of such an inward pull, इस इफेक्ट को इन्होंने क्या नाम दिया, ड्रैगिंग बैक, ड्रैगिंग का नाम दिया ऑफ द मॉलिक्यूल। हेंस नाउ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल वो कितना हो गया, कम हो गया, क्योंकि अब वो अंदर की तरफ खींच रहा है, तो जो ये इस पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा इसकी वॉल्स पे वो कम होगा। किसके रिस्पेक्ट में कम होगा, जब वो एकदम फ्री मूव कर रहा था, कोई अट्रैक्शन नहीं लग रहा था उस टाइम पे। okay, that would have been exerted, there were no such inward pull, उससे क्या है, लेस है। देखो ये अंडरलाइन करते हैं, hence now pressure exerted by the gas molecule is less than the pressure that would have been exerted इफ देयर वर नो सच इनवर्ड पुल। मतलब जब ऐसा कोई भी इनवर्ड पुल नहीं था उस टाइम पे जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा था वो ज्यादा था अब के रिस्पेक्ट में, यही चीज तो कहना चाह रहा है। इन अदर वर्ड्स द ऑब्जर्व्ड प्रेशर जो अभी के केस में आपने ऑब्जर्व किया वो क्या है, लेस है द आइडियल प्रेशर से। आइडियल प्रेशर का मतलब क्या है, जब उनके बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं था। Thus the ideal pressure would be greater than the observed pressure by a factor P। जो आपका आइडियल गैस आइडियल प्रेशर है वो कितना है, P है, और वो क्या है, ग्रेटर है। The ideal pressure would be greater than the observed pressure by a factor V। और करेक्टेड प्रेशर क्या हो गया, ये P आपका कौन सा है, आइडियल प्रेशर है, और ये P आपका कौन सा है, ये P हमने क्या बोला है, ऑब्जर्व्ड प्रेशर है। ठीक है, वेयर P इज द करेक्टेड फैक्टर ड्यू टू द इनवर्ड पुल। ठीक है, अभी जो करेक्शन इन्होंने प्रेशर में बताया वो कितना बताया, P प्लस स्मॉल p बताया। ठीक है, P स्मॉल p क्या है, जो करेक्टेड फैक्टर है, और कैपिटल P क्या है, आपका आइडियल कंडीशन में जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा था वो है। ओके, अब क्या कह रहा है, ये जो इनवर्ड पुल है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहली चीज तो डिपेंड करता है कि वॉल्स पे कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब में है, पहली चीज वही दिया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर वॉल्यूम प्रेजेंट नियर दी वॉल, वॉल के पास में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब में प्रेजेंट है। दूसरा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम इन द बल्क ऑफ द गैस, मतलब एक तो वॉल्स पे कितने प्रेजेंट है, दूसरा अंदर कितने प्रेजेंट है। जो अंदर प्रेजेंट होंगे वही तो इन्हें खींच रहे होंगे, वही तो ड्रैगिंग इफेक्ट जो हमने नाम दिया था वही तो अप्लाई कर पा रहे होंगे। इसकी वजह से क्या होगा, ईच ऑफ दीज फैक्टर डिपेंड्स अपॉन दी, और ये दोनों फैक्टर क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम में लिए गए हैं डिपेंड करते हैं किस पे, डेंसिटी ऑफ द गैस पे। और क्या दिया, जो करेक्टेड फैक्टर हमने निकाला था, जो हमने ऐड करना चाह रहे थे किसमें, आइडियल गैस की कंडीशन में जो प्रेशर था उसमें, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, P स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, एंड हम क्या जानते हैं, रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/v के, m/v होता है ना, तो रो स्क्वायर किसके हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/v स्क्वायर के हो जाएगा। दैट इज जो स्मॉल p है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, 1/v स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। एंड फॉर n मॉलिक्यूल्स कितना होगा, स्मॉल p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, n मॉलिक्यूल्स के लिए रो कितनी हो जाएगी, 1/n स्क्वायर v स्क्वायर, दैट इज सॉरी रो कितना हो जाएगा, n मॉलिक्यूल के लिए इनटू n लगेगा, तो p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, n स्क्वायर अपॉन में v स्क्वायर के। सही है इतनी चीज, ओके।
तो करेक्टेड फैक्टर कितना आ गया, जो हमने यहाँ पे लिखा था करेक्टेड प्रेशर कितना आ गया, इक्वल्स टू पी तो था जो आइडियल कंडीशन में लग रहा था, प्लस अगर मैं इसे प्रोपोर्शनैलिटी हटाती हूँ तो एक कांस्टेंट देना पड़ेगा, दैट इज ए, लिख लिया हमने ए एन स्क्वायर अपॉन में वी स्क्वायर, कितना हो गया पी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन में वी स्क्वायर। ये आपका करेक्टेड प्रेशर का टर्म आ गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमें पूरी इक्वेशन बनानी पड़ेगी फिर, तो आपके पास ऐड करते हैं। नाउ आइडियल गैस किस चीज में कन्वर्ट हो गई, नाउ आइडियल गैस इक्वेशन कन्वर्ट्स प्रेशर में आपने क्या क्या करेक्शन किया है, P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन में वी स्क्वायर का, और वॉल्यूम में क्या पी वी होता है ना, तो V माइनस एन बी का किया है, अगर आपके n मॉलिक्यूल्स हैं, इक्वल्स टू एन आर टी। इसी इक्वेशन को क्या नाम मिल गया, वेंडर वॉल इक्वेशन। This equation is known as van der Waal equation। और यहाँ पे a एंड b क्या है, हेयर इन दिस इक्वेशन, a एंड b आर van der Waal कांस्टेंट, which depend upon the nature of gas। ठीक है, ये क्या हो गए, van der Waal कांस्टेंट हो गए, जो कि डिपेंड कर रहे हैं नेचर ऑफ गैस पे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये जो हमने ए और बी देखे हैं van der Waal कांस्टेंट, उनकी यूनिट बतानी है। तो उससे पहले तो आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए, वो क्या होती है, P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन में वी स्क्वायर, ब्रैकेट V माइनस एन बी इक्वल्स टू एन आर टी। हमें निकालनी है पहले CGS में, तो ए के लिए निकालते हैं, यूनिट फॉर ए जैसे आपने डायमेंशंस जब निकाली होंगी, पढ़ना सीखा, डायमेंशंस निकालनी सीखी होगी, उस टाइम पे आपने देखा होगा कि जो जैसे ये ए एन स्क्वायर वी स्क्वायर प्रेशर के साथ एडिशन में है, तो इसकी जो डायमेंशन होगी वो प्रेशर की ही डायमेंशन रहेगी, दैट इज ए एन स्क्वायर अपॉन में वी स्क्वायर, क्या है पी है, तो ए अपने पास क्या हो जाएगा, पी वी स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर, और हम किस में निकालना है, CGS में निकालना है, दैट इज पी किस में होता है, ATM में, V किस में होता है, लीटर में, इसका हो जाएगा स्क्वायर, N आपका है मोल, और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। सही है इतनी चीज, A इक्वल्स टू पी वी स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर। तो ये क्या आ गया अपने पास, ATM लीटर स्क्वायर मोल माइनस 2, ये हो गई यूनिट ऑफ A। ठीक है, अगर मैं इसे मीटर क्यूब में बनाना चाहूं तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 लीटर इक्वल्स टू 1 मीटर क्यूब होता है ना, तो ATM मीटर टू दी पावर हो जाएगा 6 और मोल माइनस 2।
चलो वो एसआई वाले में हम कर लेंगे, ये यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ डेसीमीटर के टर्म वाला लिख देते हैं, एटीएम डेसीमीटर 6 हो जाएगा और मोल -2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 लीटर इक्वल्स टू होता है 1 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, यूनिट्स ऑफ ए, यही हम यूज करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। ओके, अच्छा एक और ऐड कर लेते हैं। अच्छा बी की अभी रह गई है ना, यूनिट ऑफ बी, यूनिट ऑफ बी क्या हो जाएगी, v माइनस एन बी था ना, यानी v इक्वल्स टू क्या था आपके पास, एन बी था, या फिर v इक्वल्स टू क्या है, v बाई एन है। तो b की यूनिट कितनी हो जाएगी, यूनिट ऑफ b इक्वल्स टू वॉल्यूम की यूनिट किस में डाल रहे हैं हम, लीटर में डाल रहे हैं, लीटर मोल इनवर्स, या फिर डेसीमीटर क्यूब मोल -1, इसको भी कर लेते हैं ब्रैकेट में। ये हमारी सीजीएस में आ गई। अब हमें एसआई में भी देख लेते हैं, इन एसआई यूनिट्स P बराबर कितना है आपके पास, ए एन स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, सॉरी वी स्क्वायर था ना, ए एन स्क्वायर अपॉन में वी स्क्वायर, वी स्क्वायर हमें क्या चाहिए, ए की यूनिट हो जाएगा पी वी स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर। एसआई में इसका क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज न्यूटन मीटर -2, और वॉल्यूम की कितनी हो गई, मीटर क्यूब, इसका हो गया स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया मोल स्क्वायर, दैट मीन्स न्यूटन मीटर की पावर कितनी हो गई, 4 मोल -2, ये हो गई यूनिट ऑफ ए। ठीक है, ऐसे ही यूनिट ऑफ बी भी निकाल लेते हैं। v इक्वल्स टू कितना था अपने पास, एन बी था, तो b इक्वल्स टू कितना हो गया, v अपॉन में n हो गया। हम किस में निकाल रहे हैं, एस आई में निकाल रहे हैं, जो कि हो गया ये मीटर क्यूब मोल -1, ये हो गई b की यूनिट। ठीक है, मतलब हमने एसआई में भी यूनिट्स देख ली, ए की कितनी होती है ये, और बी की यूनिट एसआई में देख ली, और सीजीएस में कितनी होती है ये, सीजीएस वाली ही जनरली यूज होंगी, इन्हीं में रिप्रेजेंटेशन इनका आपको क्वेश्चंस में दिया होगा। ठीक है, ओके, तो वही चीज रिकैप। तो देखते हैं आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा। तो हमने क्लास स्टार्ट की थी कि जो हम पढ़ते हैं कि हमारे पास रियल गैसेस होती हैं वो डेविएशन शो करती हैं आइडियल गैस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो उसका रीज़न क्या है, क्यों रियल गैस डेविएशन शो करती हैं आइडियल गैस के रिस्पेक्ट में, वही चीज़ से हमने आज की लेक्चर की स्टार्टिंग की थी। तो हमने क्या बताया कि जो हमें पता है कि रियल गैस जो होती है वो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे गैस लॉस को फॉलो करती है। ठीक है, और जो केटीजी क्या बता रही है, केटीजी में आइडियल गैस को अज्यूम करते हुए अजम्पशंस दिए गए थे, वो ये बोलती है कि हर एक टेम्परेचर प्रेशर पे गैस लॉस फॉलो होते हैं। ठीक है, और रियल गैस तो सिर्फ लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर ही गैस लॉ को फॉलो कर रही थी। इसका मतलब क्या था कि कुछ ना कुछ करेक्शंस रिक्वायर्ड हैं किसमें, केटीजी में। तो उसके बाद जो आपके पास वेंडरवॉल, जेडी वेंडरवॉल थे, उन्होंने कुछ करेक्शंस किए। किसमें करेक्शन किए, एक जो केटीजी का आपका वॉल्यूम वाला अजम्पशन था, और दूसरा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन का था। उन्होंने कहा कि ये बात इनकी लो प्रेशर तक तो ठीक है, कि लो प्रेशर पर अगर आपके पास प्रेशर कम है तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
रिपल्शन नहीं लग रहा होगा, बट अगर मैं प्रेशर इंक्रीज कर दूंगी तो फिर मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन लगेगा और हम उसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, यानी कुछ ना कुछ प्रेशर में करेक्शन जाएगा। दूसरी चीज जो इन्होंने वॉल्यूम के लिए बताई कि वॉल्यूम ऑफ द जो मॉलिक्यूल होता है वो इतने छोटे होते हैं कि हम उनको ओवरऑल गैस मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल कर सकते हैं, बट फिर केटीजी जेडी वैंडरवॉल ने क्या बोला कि नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम इनके वॉल्यूम को नेग्लेक्ट कर पाएं अगर हमने प्रेशर बढ़ाया है तो, क्योंकि अगर जैसे ही आप प्रेशर बढ़ा दोगे, ऑलरेडी गैस का वॉल्यूम कम है, तो फिर उनके वॉल्यूम को, जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके वॉल्यूम को कंसीडर करना पड़ेगा, उन्हें नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। फिर इन्होंने क्या देखा, वॉल्यूम में और प्रेशर में हमने करेक्शन देखा, क्या क्या किया। वॉल्यूम में करेक्शन आपका आ रहा था B = 4Vm आ रहा था, वही चीज हमने V - B कर लिया था, जिसे हमने इक्वेशंस में भी यूज किया था। एक मोल के लिए B का करेक्शन करना पड़ रहा था, N मोल के लिए कितने का हो जाएगा, NB का हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमने प्रेशर का भी सीखा। प्रेशर में हमने क्या कहा था कि जो हमारे पास कंटेनर है उसमें जो बीच में मॉलिक्यूल होगा, उनको जो भी मॉलिक्यूल सराउंड कर रहे होंगे वो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे होंगे, जिसकी वजह से उस मॉलिक्यूल का बाकी के मॉलिक्यूल्स पर जो फोर्स अप्लाई होगा वो जीरो हो जाएगा। बट वॉल्स पर जो आपके मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उनमें एक इनसाइड पुल लग रहा है, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उन्हें अंदर की तरफ खींच रहे हैं, जिसकी वजह से उसे जो भी प्रेशर एक्सर्ट करना चाहिए था वॉल्स ऑफ द वेसल पे, वो उससे कुछ कम कर पा रहा है। ठीक है, या फिर हम ऐसे कहें कि आइडियल केस में जो हमें प्रेशर मिलता है वो ज्यादा मिलता है रियल गैस के कंपैरेटिव। तो जो जो करेक्शंस आए हैं वो इन्होंने आइडियल गैस इक्वेशन में पुट किए और वहां से वैन डर वाल गैस इक्वेशन बन गई, जो क्या थी, P + AN² V², V - NB = nRT। उसके बाद हमने क्या देखा, ये जो हमने दो नए कॉन्स्टेंट्स यूज किए, दैट इज A एंड B। A क्या बता रहा है, आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन को बता रहा है, और B वॉल्यूम को बता रहा है। ठीक है, तो A और B नए टर्म्स आए, नए कॉन्स्टेंट्स आए, वैन डर वाल कॉन्स्टेंट आए, तो हमने उनकी यूनिट्स भी देख ली कैसे कैसे होती हैं, CGS में भी देख ली और SI में भी देख ली। जो लास्ट वाली हमने यूनिट देखी थी, एक सेकेंड, जो डेसीमीटर क्यूब के टर्म की थी, दैट इज ये वाली जो थी आपके पास, ये डेसीमीटर वाली, और बी वाले में भी जो ये वाली थी, ये हम जनरली क्वेश्चंस में देखेंगे, इन यूनिट्स में दे रखा होगा। ठीक है, और SI वाली भी हमने निकाल ली थी, A के लिए भी और B के लिए भी। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।